नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बांग्लादेश में अब हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ गए हैं और यूनुस का बयान आ गया है कि जो वहाँ के हिंदू जो माइनॉरिटी है, वो शेख हसीना को सपोर्ट करते थे, इसलिए उनके ऊपर हमले तो होंगे ही। और दूसरी तरफ एक लड़के की जो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था बांग्लादेश से, उसको हमारे बीएसएफ ने मार गिराया। अब उस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की बातें की जा रही हैं। तो ये इल्लीगल यहाँ पे आना और ये यूनुस का ये बयान दोनों में आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और आगे चल के इनका क्या परिणाम होने वाला है? देखो, मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है वो इल्लीगल गवर्नमेंट है। वो पावर में आ गए, अमेरिका ने उसको इंस्टॉल कर दिया, पेरिस से बुलाया, शेख हसीना को हटाने के बाद उनको इंटीरियम प्रेज़िडेंट बना दिया। और बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप इंटीरियम प्रेज़िडेंट बना सकते हो। इसीलिए जो बांग्लादेश के उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने फिर जजेस के साथ एक मीटिंग की जो अनाउंसमेंट की, तो इन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और उनको फोर्सिबली रिज़ाइन कर दिया कि आप रिज़ाइन करो। और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इनको बिठा दिया गया, एक सीआईए का एजेंट एक कंट्री को रूल कर रहा है, अपनी कंट्री को डिस्टर्ब करने के लिए। बांग्लादेश की इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही थी शेख हसीना के टाइम में, सबसे फास्ट उनकी इकोनॉमी चल रही थी। और बांग्लादेश के अंदर उन्हीं की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकाल करके एक पपेट गवर्नमेंट को वहां बिठा दिया गया। मोहम्मद यूनुस की 84 साल का बुड्ढा, जो ना ढंग से बात कर सकता है, वो वहां पे बन गया एक इकोनॉमिस्ट है कि अब बांग्लादेश की इकोनॉमी ठीक करेगा। और इसके बैठते ही बांग्लादेश की इकोनॉमी टोटली कोलैप्स हो रही है। और 3 महीने की बात है कि जब बांग्लादेश की इकोनॉमी टोटली खत्म हो जाएगी, चाहे यूएस आ जाए, चाहे कोई आ जाए, कोई नहीं बचा सकता इनको। और इनका एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक कंट्री का लीडर जो कंट्री को रूल कर रहा है, वो कहता है कि इंडिया के जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अटैक होते हैं, वो प्लान्ड अटैक नहीं है। तो कैसे होता है प्लान्ड अटैक? और अब आप खुद स्टेटमेंट दे रहे हो कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को इसलिए मारा जा रहा है कि शेख हसीना को सपोर्ट करते थे, क्योंकि शेख हसीना उनको प्रोटेक्ट करती थी। और वहां पे जो जिहादी हैं, जो जमात इस्लामी के हैं या बीएनपी नेशनल की पार्टी के हैं, वो हिंदुओं पे अटैक करते थे। तो हिंदू तो उसी को वोट देंगे जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। और जब शेख हसीना थी तो हिंदुओं के ऊपर बिना अटैक होते तब भी थे। और जितने जिहादी थे उनको जेल में डाल दिया जाता था, और जेल में डाले हुए थे। जब मोहम्मद यूनुस पावर में आए तो उन्होंने जितने जिहादी थे, जमात इस्लामी के थे या कुछ और इस्लामी से, उनको बाहर निकाल दिया। अब हिंदुओं पे अटैक शुरू कर दिए नवंबर अगस्त 5 के बाद और 500 हिंदू मारे गए प्लांट तरीके से। और वहां दुर्गा पूजा हो रही है। हिंदू तो बनाएंगे अपनी दुर्गा पूजा, क्योंकि सारे के सारे बंगाली है वहां पे जो हिंदू हैं। अब वहां पे 32,000 पंडाल निकले, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम इनको प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन किससे देंगे? जिहादियों से, क्योंकि वो प्लांट अटैक करेंगे इनके ऊपर, इसलिए तो दोगे ना। और क्यों अब बात हो रही? क्योंकि इश्यू इंटरनेशनल आ गया। इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम पे इश्यू को उठा रखा है, यूएन के अंदर उठा रखा है। और एक यूएन की स्पेशल टीम इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर पहुंची हुई है, 1 महीने ठहरेगी कि हिंदुओं पे क्या क्या अत्याचार हुए और क्या क्या अत्याचार हो सकते हैं। इनके होते हुए जो चकमास हैं, चकमा ट्रैक्ट हिल पे के लोग जो हिंदू हैं एक्चुअली, उनकी दुकानें जला दी गई, घर जला दिए गए। तो सब कुछ तो नोट किया जा रहा है, और इंडिया जो कर सकता है करेगा। और होगा तो डायरेक्टली इंटरवीन भी कर सकता है इंडिया, क्योंकि हमारी राइट बनती है। लेकिन फॉर द प्रेजेंट हम चुप हैं। और अब वहां पे जो दुर्गा पूजा होनी है, वहां पे जिहादियों ने डिमांड किया है कि अगर आपको दुर्गा पूजा करनी है तो हर एक पंडाल से 5-5 लाख टका दो। तो क्या हुआ? डायरेक्ट अटैक नहीं है, अटैक जानबूझ के नहीं किए जा रहे, या हिंदुओं पे अत्याचार ही किए जा रहे। और किस तरीके से हिंदू उनको वोट देंगे जो इनसे पैसे लेते हैं? क्या हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, उन पे अटैक किए जाते हैं? बल्कि जो जिहादी हैं वो तो बीजेपी पे अटैक करते हैं, हिंदुओं पे अटैक करते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी पे अटैक करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। बड़े अजीब से हालात हैं। भाई, तुम्हें हिंदुस्तान नहीं पसंद तो जाओ अपनी कंट्री के अंदर। सारे बांग्लादेशी जो इलीगल है वो अटैक करते हैं, उनको पैसे देकर पत्थर टकवाए जाते हैं। अब बात आती है कि बांग्लादेश का एक आदमी, लड़का, वहां से क्रॉस कर रहा था बॉर्डर पे। हमारा 4097 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, फेंसिंग भी हो रखी है। फेंसिंग को काट के वो इंडिया के अंदर घुस गया। जब उसको बीएसएफ के लोगों ने चैलेंज किया कि रुक जाओ, वो नहीं रुका तो गोली मार दी। और ऐसे 11-12 लोगों को मारा है इंडिया ने, हमारी बीएसएफ ने, और उनकी राइट बनती है। हमारी कंट्री के अंदर आप इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हो, कोई बंदूक लेके आ रहा है, कोई ड्रग्स लेके आ रहा है, तो गोली तो मारेंगे अगर वो काम हमारे बात नहीं मानेगा तो। अब बात आती है कि बांग्लादेश के अंदर आवाज उठ रही है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट पे जाएंगे। ये काम किसने शुरू किया? ये अल जजीरा
जो गल्फ से एक पब्लिकेशन आती है, वहाँ पे न्यूज़ चैनल है, उसने कहा कि एक बांग्लादेशी को गोली मार दी, तो हम आप जाओ इंटरनेशनल कोर्ट में, चले जाओ भाई। पैलेस्टाइन के खिलाफ भी, इज़राइल के खिलाफ भी चले जाओ। इज़राइल ने तो आपके 60,000 जिहादियों को मार दिया, बल्कि 1 लाख जिहादियों को मार चुका है अभी तक इज़राइल की जो सेना है। तो चले जाओ इंटरनेशनल कोर्ट में। धमकी किसको दे रहे हो? जिसके पैसों पे पलते हो, जिससे खाना लेते हो, जिससे भीख माँगते हो, उसी को धमकी दोगे? ये तो चलेगा नहीं। अब बात आती है कि यहाँ अमेरिका पे का इसमें क्या रोल है सर, क्या लगता है अमेरिका भी इसमें कुछ रोल निभा रहा है पीछे से, पर्दे के पीछे से? अमेरिका का पूरा ही रोल है, पूरा अमेरिका इन्वॉल्व है, पूरे वर्ल्ड को अमेरिका डिस्टेबलाइज कर रहा है जब से जो बाइडेन पावर में आए। देखो जो अल जजीरा है वो सीआईए फंडेड है, सीआईए उसको फंड करता है, और जो मुस्लिम ब्रदरहुड उसको भी सीआईए फंड करता है। जो गल्फ के अंदर आप टेररिज्म करता है, इंडिया के अंदर जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी सीआईए फंड करता है। और राहुल गांधी जब यूएस के अंदर विजिट किए थे तो उसी सेंटर में ले गए थे जहां पे इनको फंडिंग की जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यानी कि अब जो इस्लामिस्ट है उनको इंडिया के अंदर भड़काना चाहता है सीआईए। अगर बांग्लादेशी गवर्नमेंट यहाँ कू हुआ था तो वो सीआईए ने करवाया था, और मोहम्मद यूनिस सीआईए का एजेंट है, जिसको इन्होंने 40 साल पहले रिवार्ड दिया था कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और उसको पेरिस से बुला करके इन्होंने गद्दी पे बैठा दिया बांग्लादेश के अंदर। इससे पहले ईरान के अंदर भी कू कराया था इन्होंने, जब वहां के शाह को गद्दी से हटा दिया, खमैनी को, आयतुल्लाह खमैनी जो खमनई से पहले थे, उनको पेरिस से बुलाया और यहाँ पे पूरा एक जुलूस निकाल दिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिरा दिया। जबकि ईरान एक प्रॉस्परिंग कंट्री थी, डेवलप्ड कंट्री थी वर्ल्ड के अंदर, उसको गिरा दिया अमेरिका ने, और बांग्लादेश के अंदर इसी तरह से कू करा दिया। इंडिया को भी डिस्टर्ब करना चाहता है। अब देखिए, इंडिया के अंदर आपने आना है तो लीगली आइए। इंडिया ने वैसे भी बांग्लादेशियों को वीजा देना बंद कर दिया। 20,000 एप्लीकेशन थी जो हमारे वीजा पे इन्होंने अप्लाई कर रखी थी, उनके वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये डिमांड करने लग गए, डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगे। क्योंकि जब से वहां पे डिस्टर्बेंस हुई तो इंडिया ने अपने स्टाफ को बुला लिया, मिनिमम स्टाफ था बांग्लादेश के अंदर, और उस टाइम पे वीजा दे नहीं पा रहे थे। जो इतनी भीड़ खड़ी होगी, लाखों लोग लाइन में लग गए, तो इन्होंने वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दी कि वीजा दो हमें, जैसे इनके बाप को की राइट है वीजा लेने की। वीजा हम जिसको देना चाहे हमारी कंट्री में आने के लिए उसको देंगे, किसी ब्लैक लिस्टेड आदमी को नहीं देंगे, या हमको धमकी देके वीजा कहेगा हम नहीं देंगे। क्योंकि कोई भी किसी कंट्री के अंदर नहीं जा सकता लीगल या इलीगल तरीके से। इलीगल जाएगा तो गोली मार देंगे, जैसे इस लड़के को गोली मारी है। अगर लीगल तरीके से आएगा तो तभी आएगा जब उसको वीजा देंगे। तो इंडिया ने वो मना कर दिया। अब बेसिकली इंडिया के अंदर धरपकड़ चल रही है। इंडिया के अंदर एक बॉम्बे के अंदर 8 लड़कियां पकड़ी गई, एक पोल स्टार थी वहां पे, जो बांग्लादेश से आई थी, नाम बदल करके रह दी, और 7 यहाँ पे दूसरी लड़कियां थी जो यहाँ पे काम कर रही थी घरों के अंदर। वो 2 घरों में रहे थे किसी गाँव के अंदर, उनको पकड़ लिया। फिर 5 बांग्लादेश से लोग इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट किए, 4 थे रोहिंग्या, एक बांग्लादेशी, उनको पकड़ लिया। तो यहाँ पकड़ धकड़ तो चल रही है। फिर दूसरी तरफ कुछ लोग यहाँ पे साउथ के अंदर जो कपड़ा इंडस्ट्री, क्योंकि वहां तो कपड़ा इंडस्ट्री बंद हो गई, बांग्लादेश की जो कपड़ा इंडस्ट्री थी वो वहां पे जो पैसा जनरेट करती थी वो 11% था बांग्लादेश की जीडीपी का, वो बंद हो गई है। और कप इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है। और ये जो कपड़ा इंडस्ट्री बंद हो गई उसके वर्कर्स अब इंडिया में आना चाहते हैं। साउथ के अंदर डायरेक्शन दे दी कि जो भी अगर बांग्लादेशी आए या वेस्ट बंगाल से आए उसको नौकरी मत दो यहाँ पे, ताकि बांग्लादेशी इंडिया के अंदर सेटल ना हो सके। और सेटल होके क्या करते हैं, सेटल तो हो जाते हैं, फिर यहाँ पत्थर फेंकते हैं। हम क्यों अपनी कंट्री के अंदर किसी इलीगल आदमी को आने दें? हमारे पास तो वैसे ही जिहादियों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पहले हमारे पास यहाँ से 20 करोड़ जिहादी बैठे हमारे देश के अंदर, और हम बांग्लादेशी 3 करोड़ बैठे, हम क्यों उनकी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करें? क्योंकि ये हमारी डेमोग्राफी को चेंज करते हैं, हमारे देश को खतरा बिठाते हैं। फिर जब हिंदू को यात्रा लेके निकलते हैं बांग्लादेशी सबसे पहले पत्थर फेंकते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है पत्थर फेंक देगा। तो जो बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस की स्टेटमेंट आई है, जहां पे जिस तरीके से वहाँ काम किया जा रहा है, अब हम कैसे इनको टॉलरेट कर सकते हैं? और इसीलिए अपने बॉर्डर पे बीएसएफ को ज्यादा बढ़ा दिए। देखिए, बांग्लादेश इंडिया के बगैर चल नहीं सकता। यूएस ने इनको, जैसे आपने कहा कि यूएस इनको सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर यूएस के अंदर गए थे, जो इंटीरियम प्रेसिडेंट है, यूएनएचसीआर की मीटिंग अटेंड, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो वहां पे जाकर के इनके साथ 2 लोग खड़े थे, एक स्टूडेंट लीडर था, और इन्होंने उनको बड़े प्राउडली इंट्रोड्यूस कराया सबसे कि ये स्टूडेंट लीडर वो है जिसने बांग्लादेश के अंदर कू कराया, ये हेल्प कराई है, मतलब स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके। और यूएस ने उसको प्रेज किया कि तुम्हारे यहाँ पे अगर स्टूडेंट ऐसे काम कर सकते हैं तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी इकोनॉमी को। तो यूएस जो सारा बांग्लादेश के अंदर कू कराया गया वो यूएस की मर्जी से कराया गया, यूएस ने करवाया। और यूएस इसके लिए तैयारी कर रहा था 2019 से, और ये
मोहम्मद यूनुस ने अपने स्टेटमेंट के अंदर कहा यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग के बाहर। तो सारा का सारा रोल जो बांग्लादेश को डिस्टर्ब करने का वो है यूएस का, और इसके पीछे जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वार करा दिया, इजराइल हमास वार करा दिया, इजराइल हिजबुल्लाह वार करा दिया, और इस टाइम पे इजराइल ईरान वार स्टार्ट हो रहा, पूरा गल्फ इस टाइम पे सत्ते में है कि अब क्या होगा हमारी ट्रेड का, क्या होगा हमारे बिजनेस का। तो यूएस इन सबके पीछे, क्योंकि यूएस को एक आइलैंड चाहिए थी, सेंट मार्टिन आइलैंड, जो आपके जो यहाँ पे सी में है, बांग्लादेश के पास है, वो वहां पे अपनी बेस बनाना चाहता था। तो इंडिया ने भी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट से कहा कि आप इनको बेस मत दो यहाँ पे, क्योंकि उससे इंडिया की सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट होता है और चाइना को भी इम्पैक्ट होता है। और जब मोहम्मद यूनुस बैठे थे यूएस के अंदर, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट उनके पास हाथ जोड़ते आए कि साहब हमारे से $3.5 बिलियन ले लो। क्यों आए? क्योंकि यूएस ने उनको भेजा था, अजय बंगा शायद उनका नाम है, कि भेजा था कि आप बांग्लादेश को पैसे दो, और उन्होंने $3.5 बिलियन बांग्लादेश को इमीडिएटली दे दिए, बगैर किसी चेक के, बगैर किसी पर्पज से, क्योंकि यूएस चाहता था बांग्लादेश को पैसे दिए जाए। इसी तरीके से जब शहबाज शरीफ वो यूएन के अंदर थे, तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के आईएमएफ ने कहा जी आप भी $7 बिलियन ले लो, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि आपको $7 बिलियन देने हैं, आप वापस करो ना करो देख लेंगे, आप अपनी कंट्री चलाओ। और साथ में सऊदी यूएई को भी कह दिया कि आप इनको पैसे दे दो, टोटल $12 बिलियन पाकिस्तान को दे दिए। सारा का सारा अमेरिका का काम है कि इंडिया को सैंडविच करना चाहता है यूएस, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन यूएस सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, हम इनको झटके से खत्म कर सकते हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट आज चाहे तो। वैसे भी पाकिस्तान को भीख मंगवा रहे हैं, बांग्लादेश भीख मांगने लग जाएगा बहुत जल्दी। देखिए जितना भी सामान इंडिया से जाता है बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश के अंदर खाने पीने की चीजों कमी रहती है। यहाँ से काऊ की स्मगलिंग होती थी, 20 लाख काऊ से एक साथ स्मगलिंग होती थी, और अब उसको जब बीएसएफ को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया, वहां पे और ज्यादा नजर रखी गई, तो वो स्मगलिंग हो गई थी 2 लाख की, और अब इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कोई काऊ वहां स्मगल ना हो पाए, इसलिए इनकी स्मगलिंग को रोकने के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि कोई काऊ स्मगलिंग नहीं होगी तो बांग्लादेशी लोग वैसे भूखे मर जाएंगे। बांग्लादेश के अंदर काओस या जो प्रेजेंट बांग्लादेश है, उस टाइम पे जो वेस्ट बंगाल का जो पार्ट था जहाँ पे बांग्लादेश है, ब्रिटिश टाइम से यहाँ पे काउस भेजी जाती थी इनको फीड करने के लिए, कि इनको शौक है खाने का, और सस्ती भी मिलती है। ये कुछ भी गाय गधा घोड़ा सब कुछ खा लेते हैं बांग्लादेश। तो अब एक तो इनको वीट की कमी हो गई वहां पे, दूसरी इनको कमी हो गई खाने पीने की चीजों की, क्योंकि यहाँ से वीट दाल चावल आटा सब कुछ जाता था। हमने कोई बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट करनी बंद कर दी थी, लेकिन बांग्लादेश को देते थे क्योंकि फ्रेंडली कंट्री थी, लेकिन अब हमने बंद कर दी। तो वहां पे जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी कीमत 60% बढ़ चुकी है, और बांग्लादेश के लोग हाय तौबा तौबा कर रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस इकोनॉमिस्ट है, तो संभाल लो अपनी कंट्री को। आपने भीख मांग के काम करना है, वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। आप इकोनॉमिस्ट दिखाओ आपकी क्या इकोनॉमी है, किताब लिखना और बात है, प्रैक्टिकल काम करना कुछ और बात है। तो कैसे आप अपनी कंट्री को चला पाओगे? वो नहीं चला सकते, लेकिन हिंदुओं को मारेंगे उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं। आप इंडिया से धमकी देते हो कि हम पाकिस्तान इंडिया मिलकर के तुम्हें सैंडविच कर देंगे, करके देख लो। इंडिया ने अगर अपनी थोड़े से हाथ फैला लिए तो दोनों को दोनों बर्बाद हो जाओगे, कोई बचेगा नहीं, ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश के अंदर। इनको भारत की ताकत का शायद अंदाजा नहीं है अभी तक बांग्लादेश को, क्योंकि एक इनका जो जिहादी था उसने कहा जी हम चाइना से कहेंगे आप चिकन नेक को पकड़ लो। चाइना को तो हिम्मत नहीं हो रही हमारे बॉर्डर पे आगे बढ़ने की, जब से हमारी फोर्सेस लेह लद्दाख में खड़ी है सामने। चाइना अपनी नेवल पावर बढ़ा रहा है तो हम भी बढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ 25 सबमरीन बन रही है, $31 बिलियन की। हम रोज कोई ना कोई शिप और सबमरीन को लॉन्च कर रहे हैं। जर्मनी के साथ मिलकर के हम 6 सबमरीन बना रहे हैं अंडर प्रोजेक्ट 75I। प्रोजेक्ट 76 के अंदर 6 सबमरीन इंडिया खुद बना रहा है। हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन बन रही है, 6 न्यूक्लियर सबमरीन बन रही है। फिर फ्रांस ने कहा कि एक हम इंडिया के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन का हब बनाना चाहते हैं। जर्मनी भी कह रहा है हम यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन का हब बनाना चाहते हैं, क्योंकि चाइना के पास 70 सबमरीन है, हमारे पास सिर्फ 18 सबमरीन है, लेकिन हम अगले 10 साल के अंदर कम से कम 30 से 35 सबमरीन बना सकते हैं। हमारी कैपेसिटी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास, चाइना के पास 3 है, और हमारा 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए हमारी नेवी खड़ी है। बॉर्डर पे चाइना की हिम्मत नहीं है कि हमारी आर्मी के साथ आ जाए। ठीक है, चाइना के पास इक्विपमेंट भी ज्यादा है, चाइना के पास नेवी भी ज्यादा है, लेकिन लड़ने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए, ताकत भी तो होनी चाहिए। जब 65 का वार हुआ था तो इंडिया के पास जो इक्विपमेंट है 62 से हारने के बाद हमारा था ही कुछ नहीं। पार्टीशन में जो सारे मेजर इक्विपमेंट थे वो पाकिस्तान को दे दिए गए थे, हमारे पास तो कुछ था भी नहीं, लेकिन तब भी हमने पाकिस्तान को हरा दिया। उनके बाद मिराज एयरक्राफ्ट थे जो फ्रांस ने दिए थे, पाकिस्तान चाइना यूएस ने उनको दिए थे पैटर्न टैंक्स, तब भी हमने उनको डिफीट कर दिया, क्योंकि हमारी जो आर्मी है उनमें पावर भी है, लड़ना जानते हैं।
लेकिन जिहादी बनना नहीं जानते, पीछे से वार नहीं करते, हम सामने से वार करते हैं। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम हो देश की, झेल पाएगा। हमारे पास स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है और आप जो भी सिचुएशन है उसको इंडिया टैकल कर पाएगा। सिर्फ ये वेट कर रहा है कि 1 महीने की, अगर यूएस के अंदर से जो बाइडेन निकल जाते हैं, कमला हैरिस निकल जाती है और ट्रंप आ जाते हैं, तो सारा जो प्लान की हुई थी, जो गड़बड़ी की थी इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड में, वो सारी की सारी ठीक हो जाएगी। ये उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड में शांति हो, इंडिया प्रोग्रेस करे। राइट, तो अब देखते हैं कि आगे बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आ रहे हैं ये कितने महीने और चलेंगे। होपफुली जब गवर्नमेंट चेंज होगी यूएस में तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और ये जो हिंदुओं पर अत्याचार वहां हो रहे हैं, जिस तरीके का बांग्लादेश का रुख है, वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर सारी जानकारी शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान।